Hello, hi, welcome to my channel. My name is Deepshikha, and today we are going to discuss a very important topic which is restriction enzymes. ये टॉपिक हमारे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर को बिलोंग करता है एंड जैसा कि हमें पता ही है कि हमारा जो सी यू टी एग्ज़ाम है उसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इस वाले चैप्टर की वेटेज बहुत हाई है। तो आज हम ये टॉपिक कवर करते हैं। ये बहुत ही ईजी और स्मॉल टॉपिक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। हमारा ये जो टॉपिक है, जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे ना R&D में 3 टूल्स हैं। उन टूल्स में हमारा एक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर्स एंड तीसरा है कॉम्पिटेंट होस्ट। तो आज हम जैसे कि अपनी आज वाले में हम कवर कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्यों, आखिर मतलब इसको ऐसे क्यों बना रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन मतलब रोकना। तो हमारा मतलब इसके पीछे एक स्टोरी है। तो हमारे ना 2 एंजाइम डिस्कवर हुए 1963 में, ठीक है। उसको बोल देते हैं 1 और 2। तो ये एक एंजाइम था ना, उन्होंने साइंटिस्ट ने पता किया कि एक एंजाइम क्या करता था, जो हमारा डीएनए होता है ना उस पर जाके मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था, ठीक है। ऐसे ही जा जाके मिथाइल ग्रुप जो है ऐड करता रहता था। और फिर उन्होंने देखा कि जो दूसरा एंजाइम था ना वो उस वाले डीएनए को जिसपे मिथाइल ग्रुप एडेड नहीं है, ठीक है, उस वाले डीएनए को जाके काट देता था। और इस वाले एंजाइम को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब तुम पूछो कि भाई ये मतलब ऐसे ही क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब तो ये तो एंजाइम ना हमारे मिले थे हमें इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इकोलाई, और इसके पीछे भी ना मतलब बहुत ही नेचर में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, हर चीज़ का रीज़न होता है, ठीक है। तो जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है ना उसको अटैक करते हैं बैक्टीरियोफाजिस, ठीक है, और उसको खा जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि बैक्टीरियोफाज हमारी इकोलाई बैक्टीरिया को अटैक करेगा और उसको मार देगा। तो इसने अपने सर्वाइवल के लिए मेथड ढूंढा कि इस मेथड से क्या होता है कि जिस डीएनए पे मिथाइल ग्रुप एडेड है, ठीक है, जो कि हमारा किसका डीएनए है इकोलाई का, उसको हमारा ये सेकंड वाला जो हमारा एंजाइम है ना वो कुछ नहीं करेगा। पर हमारा जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है जिसपे कि मिथाइल ग्रुप एडेड नहीं है, उसको हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाके काट देगा। तो नाम कहाँ से आया? ये बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो जिस डीएनए पे मिथाइल ग्रुप एडेड होगा उसको हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं काटेगा। जिस डीएनए पे मिथाइल ग्रुप एडेड नहीं होंगे उसको जाके हमारा जो एंजाइम है वो कट कर देगा और रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और वो हमारे बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगा। तो ये इसकी बैक स्टोरी है, ठीक है। अब हमारे जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ना, ये हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ था वो था, उसका नाम था हमारा हिंट 2। अब तुम बोलोगे यार इतना अजीब सा नाम क्यों है, मतलब हिंटू नाम ना ऐसे ही नहीं है, जैसे हमारे नाम के भी पीछे एक स्टोरी होती है ना, वैसे ही इसके नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। ऐसे ही नाम मतलब मन से नहीं रख दिया है, इसके नाम के अंदर ही सब कुछ है कि ये कहाँ से आया और किस नंबर पे आया। हिंट का मतलब है ये दिखाता है कि कौन सी जीनस को बिलोंग करता है, ठीक है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा को ये बिलोंग करता है, ठीक है। और ये इसका 2 आया है, ये आया है यहाँ से कि ये किस ऑर्डर में उस पर्टिकुलर स्ट्रेन में से आइसोलेट हुआ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, उस बेसिस पे। तो सेकंड नंबर पे आइसोलेट हुआ तो उसका नाम 2 है, इसीलिए हम इसे हिंटू बोलते हैं। अब हिंटू की ना एक और खास बात है कि ये ना स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और जिस भी डीएनए सीक्वेंस को हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करे, पहचाने, उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। जिस भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानेगा उसको हम बोलेंगे रिकॉग्निशन साइट। अब ये रिकॉग्निशन साइट ना 6 बेस पेयर की भी हो सकती है, 4 बेस पेयर की भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। और ये ना स्पेसिफिक होती है, ऐसा नहीं है कि 5-6 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आगे सारे के सारे एक ही साइट पर काटने लगे, नहीं, ओवरलैप हो सकता है बट दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक,
अब तो वैसे हमारे पास मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो हमने अराउंड 230 स्ट्रेन से मतलब आइसोलेट किए हुए हैं, ठीक है, मोर देन 900, जस्ट इमेजिन द नंबर, ठीक है, ये वाला है। तो अब हमारा ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये हमारा हिंट 2 है। तो इसमें एक और सीक्वेंस, एक और कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे जिसको हम बोलेंगे जो हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है ना, एक बार को मैं स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ। तो हमारी ये जो ये होती है ना, इसकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो हमारी मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन टाइम्स जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है वो ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या मिरर करती है, मतलब ये चीज़ को, जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मतलब ये जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट जैसे हम बोल रहे थे ना, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक साइट। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे तुम इसे आगे से पढ़ो चाहे तुम इसे पीछे से पढ़ो, ये ना सेम ही निकलेगा। जैसे अपना हो गया सेम है ना, अगर तुम इसे आगे से पढ़ रहे हो और तुम इसे पीछे से पढ़ रहे हो तो इट इज सेम, है ना, इट इज सेम, दोनों साइड से सेम ही। तो उसको क्या बोलेंगे हम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसे अगर हम डीएनए बेस पेयर की फॉर्मेट में देखें तो क्या हुआ, GAATTC, ठीक है। और बेस पेयर की फॉर्म में होती है हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट हमेशा। तो अगर तुम इसे यहाँ से पढ़ो तो भी सेम, यहाँ से पढ़ो तो भी सेम। अब जैसे कि हमने अपने डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हमारा डीएनए कितने बेसिस का बना होता है, 4 का, ATGC। इनका सीक्वेंस किस सीक्वेंस में है, ये ए पहले आ रहा है, टी पहले आ रहा है, जी पहले आ रहा है, सी पहले आ रहा है। इस बेसिस पे हमारी सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है हमारे डीएनए के अंदर। और हमें ये भी पता है कि हमारा जो डीएनए है वो हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल फॉर्म में ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करता है ना, ऐसे 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 एग्जिस्ट करता है हमारा डीएनए। और यहाँ पे हमारे होते हैं ATGC ऐसे करके, और ये दूसरे वाले अपने स्ट्रैंड से अटैच होते हैं ऐसे। ये अपने बीच वाले जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड से अपने जो ATGC अटैच होते हैं, ठीक है। और जो हमारी जो डीएनए की जो बैकबोन है वो बनी होती है शुगर फॉस्फेट से, शुगर फॉस्फेट, ठीक है, ऐसे बनी होती है। और उससे अटैच होता है अपना ATGC ऐसे करके अटैच होते हैं, और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। अब अपना जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जाके वो बैकबोन काट देगा, और जैसे वो बैकबोन काटेगा हमारे जो ये एंजाइम्स हैं, हमारा जो डीएनए है वो टूट टूट के बिखर जाएगा। अब ये तो हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मैकेनिज्म कि ये किस तरीके से काम करता है। बट अब तुम पूछोगे यार हमारा इससे क्या लेना देना, हम तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें क्या लेना देना कि ये बैक्टीरिया को बचाएगा कि नहीं बचाएगा। एक्चुअली हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ये हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे काटें, क्योंकि अगर तुम सारे डीएनए को काट दोगे तो तुम्हारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जैसे हम बोलते हैं, वो तुम्हें क्या पता कहाँ पर है। तो ये हमें अलाउ करते हैं कि जैसे ये सारा का सारा अपना डीएनए है जैसे कि, तो मुझे पता है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है, और इसके बीच में मतलब हम ढूंढते हैं कि कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके दोनों तरफ ना इस पर्टिकुलर कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, तो हम उसको यूज़ करते हैं, उससे कट करते हैं। ये इंपॉर्टेंस है इसकी कि हमें अलाउ करता है कि हम एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके काट सकें। तुम बोलोगे कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, इसकी तो बहुत सारी जगह साइट होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसकी ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट बहुत सारी जगह होंगी, पर ये इस कोने कोने पे भी होंगी। तो ये वाला जब हमें ये बहुत सारे फ्रेगमेंटेड ऐसे मिल जाएंगे, तो हमने एक मेथड सुना है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उस पर हम रन करेंगे इसको। जब हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन करेंगे तो बेस्ड ऑन इट्स साइज हमें पता लग जाएगा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है और कौन सा है, ठीक है। ये भी मैं आपको अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो पूरा इन डेप्थ बताऊंगी कि हमें जब रिस्ट्रिक्शन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर जब हम रन करेंगे और हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। और अभी तुम ये समझ लो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प करता है हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करने में। जो काट देंगे उसको अपने निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला अपना हो गया। अब हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ना, वो एक बहुत ही बड़ी न्यूक्लियस ग्रुप को, फैमिली को बिलोंग करते हैं। न्यूक्लियस जो कि अपना न्यूक्लिक एसिड को काटे, ठीक है। तो उसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, अपना एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस नाम से दिख रहा है जो बाहर से,
ये वाले न्यूक्लियस क्या करते हैं, जैसे अपना डीएनए है, ठीक है, तो ये इस साइड से स्टार्ट करेगा और उसको काटना शुरू कर देगा और उसको छोटी छोटी फ्रेगमेंटेड में कर देगा। स्पेसिफिक नहीं है अपना एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक होते हैं। तो जैसे अपने डीएनए है, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे डीएनए को स्कैन करेगा पहले, ठीक है, और फिर यहाँ पे से दिखा कि यहाँ पे मेरी रिस्ट्रिक्शन साइट है, और फिर ये सिर्फ यहाँ पे इसको काटेगा और हमें आउटकम क्या मिलेगा, ऐसे। ये स्पेसिफिक है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, एंडो अंदर से काटेगा स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक्सो क्या करेगा, एक साइड से काटना शुरू करेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है ना, ये दो तरीके की साइट्स प्रोड्यूस करता है। अब इसमें एक साइट का हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इतना कोई लेना देना नहीं है, पर इसकी दूसरी जो साइट है जिसमें ये प्रोड्यूस करता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी साइट्स है वो, ये ना दो तरीके से साइट प्रोड्यूस करेगा। उसको एक को बोलेंगे ब्लंट, एक को बोलेंगे स्टिकी। अब तुम बोलोगे कि ये साइड क्या है, ये अचानक से कहाँ गया। अब सोचो कि एक एंजाइम है हमारा GAATTC, ठीक है, और इसका क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री ATTG, ठीक है, ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो अगर हमारा एंजाइम इको R1A है, इसकी इको R1A की रिकॉग्निशन साइड है, अगर वो यहाँ आके काटे तो हमें क्या मिला, GAATTC, है ना, और यहाँ पे हमें क्या मिला, CTTAAG, ठीक है। और हमारा डीएनए किस उसमें होता है, ओरिएंटेशन क्या है, 5:3, ये वाली ओरिएंटेशन है ना हमारे डीएनए की। तो ये जो हमारे ओवरहैंग है ना, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं इसको, स्टिकी एंड। जो ओवरहैंग है उसको स्टिकी एंड बोलते हैं, ठीक है। और ब्लंट एंड कैसे दिखे, और ये स्टिकी एंड ही है जो हमारे लिए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के नाम पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं और हम इसे डालते हैं तो इनकी टेंडेंसी होती है जल्दी से, मतलब दे जब हम इसे लाइगेज के साथ में ऐड करते हैं तो दे आर हायर टेंडेंसी टू पेयर, ठीक है। हमारा ब्लंट एंड क्या होता है कि जैसे सोचो किसी एंजाइम की जो रिकॉग्निशन साइट है वो ये है, ठीक है, और वो ना यहाँ काट दे, तो हमारे पास दो फ्रेगमेंट आ गई, दो फ्रेगमेंट आई अपने पास में ऐसे, ठीक है। और देखना ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, आगे से पीछे से सेम पड़ रहा है। तो ये ना जो ब्लंट एंड होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है टू लाइगेट इज बिट लोअर। तो हम अपनी ऑलरेडी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाना बड़ा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, बड़ा स्पेसिफिक है, उसमें हम एक और वेरिएबल ऐड नहीं करना चाहते। तो हम मोस्टली बिल्कुल ही मतलब ऑप्शन ना बचे तो देयर इट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हमें कोई स्टिकी एंड वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल जाए जिसको हम यूज़ करें और जिससे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को लाइगेट करें। अब तुम पूछोगे ये लाइगेट कौन है जो ये लाइगेट कर रहा है, ये लाइगेट करता है डीएनए लाइगेज, ठीक है। अब एक चीज़ और, हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर क्यों, अपना डीएनए मॉलिक्यूलर तो है ना, और उसको एक काट रहा है जाके, तो ये मॉलिक्यूलर सीजर हो गया। डीएनए लाइगेज ये हमारा हो गया ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। ये है जो जाके हमारे डीएनए को ग्लू, जैसा अपना फेविकॉल वगैरह नहीं होता जाके चिपका रहा है, ठीक है। डीएनए लाइगेज जो हमारी फ्रेगमेंटेड टूटा हुआ जो डीएनए है उसको लाइगेट करे, वो कौन हुआ, डीएनए लाइगेज। जो हमारे डीएनए को काटे वो कौन हुआ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे कौन सा काम का है, जो कि स्पेसिफिक हो, जिसका डीएनए सीक्वेंस हमें पता हो और जो क्या स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। आज के टॉपिक में इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स। थैंक यू।